बिरजू और लखन दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही समय के साथ बड़े हो गए थे। लखन की पत्नी का नाम सीमा था। सीमा स्वभाव से बहुत ही सरल और सुशील थी। उनका एक बेटा भी था। इधर बिरजू की पत्नी का नाम अनुराधा था। उन दोनों की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम शोभा था। दोनों दोस्त एक सेठ के यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। जैसे तैसे मेहनत करके उनका घर चल रहा था, लेकिन कुछ समय से लखन के पास कोई भी काम नहीं था करने के लिए। सुनिए जी, ऐसा कब तक चलेगा? आखिरकार आपको काम तो करना ही पड़ेगा। बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। हम इतना खर्चा कैसे उठाएंगे अगर आप नहीं काम करोगे तो? हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। बिरजू को देखिए, वो भी तो काम पर जाता है और रोज कुछ न कुछ कमा कर लेके आता है। आप उसी से क्यों नहीं बात करते हो काम के लिए? क्या पता वह अपने सेठ के यहाँ आपको काम पर लगवा दे। आप बात करके तो देखो एक बार उससे। हाँ सीमा, सही कह रही हो तुम। मैं आज ही बिरजू के पास जाता हूँ और उससे कुछ काम करने के लिए कहता हूँ। क्या पता वह हमारी मदद कर दे। उसके बाद अगली सुबह ही लखन बिरजू के घर जाता है ताकि वह उससे मदद मांग सके। वह जैसे ही बिरजू के घर पहुँचता है, वह आवाज मारता है, बिरजू भाई, बिरजू भाई, क्या तुम घर पर हो बिरजू भाई? वह इंतजार करता है। कुछ देर बाद अनुराधा आती है। बिरजू घर पर है क्या भाभी? नहीं भैया, वे तो हरिहर काका के यहाँ पर खेतों में काम करने के लिए गए हैं। आप वहीं चली जाइए। इतना सुनते ही लखन सीधा खेतों की तरफ चल देता है। वहां जाकर उसे बिरजू मिलता है और वह बिरजू से बोलता है, बिरजू मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। क्या तुम अपने सेठ से बात करके मुझे भी काम पर रखवा सकते हो? लखन, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। कल मेरे सेठ के पास चलेंगे। ठीक है, मैं तो बस काम करना चाहता हूँ। मुझे बस कैसे भी काम मिल जाए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। और फिर अगली सुबह, आ गए लखन तुम? चलो अब हम मेरे सेठ के पास चलते हैं। हाँ बिरजू भाई, जल्दी चलो। मुझे बस कोई ना कोई काम करना है ताकि मैं अपना घर चला सकूं। उसके बाद दोनों जंगल के रास्ते होते हुए उसके सेठ के खेतों की तरफ चल देते हैं। जंगल में जाते जाते काफी देर हो गई थी और अब तो बादल भी छाने लगे थे। देखते ही देखते कुछ देर में बहुत तेज वर्षा होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी लखन बोलता है, बिरजू भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है। इस बारिश में अगर हम आगे गए तो पक्का बीमार पड़ जाएंगे। यहीं रुकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद लखन इधर उधर देखता है। उसे वहाँ एक झोपड़ी दिखाई देती है। देखो बिरजू भाई, वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। चलो कुछ देर वहीं चलकर आराम करते हैं जब तक बारिश नहीं रुकती है। उसके बाद दोनों उस झोपड़ी के बाहर जाके कहते हैं, कोई है? अंदर कोई है क्या? हमें यहाँ थोड़ी सी मदद चाहिए। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी अम्मा होती है। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। उसके बाद दोनों झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। वहाँ बूढ़ी अम्मा खाना पका रही थी। उन्हें देखकर वे दोनों बोलते हैं, माँ जी, आप यहाँ पे इस जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? बस बाहर बारिश हो रही है, इसलिए हम कुछ देर ही यहाँ रुकेंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जब तक रुकना है तुम यहाँ रुक सकते हो। उसके बाद वे दोनों वहीं अम्मा के पास में बैठ जाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट महक रहा था कि उनसे उनकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि काश हमें भी थोड़ा सा खाने को मिल जाए। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि बेटा, खाना पक गया है, तुम दोनों खाना खाना चाहोगे? मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है। नहीं नहीं अम्मा, आप खाना खाइए, हम खा के आए हैं, हमें भूख नहीं लगी हुई है। अरे बेटा कोई बात नहीं, मेरे से खाना ज़्यादा बन गया है तो तुम दोनों खा सकते हो, मुझे कम नहीं पड़ेगा। उसके बाद अम्मा तीनों के लिए खाना परोस देती है। इतना स्वादिष्ट खाना आज तक उन्होंने कभी भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद वे दोनों थोड़ा आराम करते हैं। इधर बारिश रुक जाती है तो अब वे जाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ठीक है अम्मा, अब हम चलते हैं।
आप इस घने जंगल में अकेले क्यों रहती हो? हमारे साथ चलो, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूं। नहीं बेटा, अब तो ये जंगल ही मेरा घर है और मुझे यहीं शांति मिलती है। तुम जान से मुझे बहुत ही भले लोग लगते हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटा संदूक। इस संदूक में इतना सोना है कि तुम दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिता लोगे, लेकिन ये सोना तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट। मेरा तो अब कोई है नहीं जिसे मैं ये दूँ। दोनों संदूक लेकर वहाँ से चल देते हैं। लखन रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था, इस सोने से तो अब मैं पहले अपना घर बनाऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा व्यापार शुरू करूंगा। वहीं बिरजू सोचता है, अब इस सोने से मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा और व्यापार शुरू करूंगा। उसमें मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आराम से जिंदगी बिता सकता हूँ। लेकिन मुझे ये सोना लखन के साथ बांटना नहीं है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये लखन मेरे रास्ते से हट जाए। तभी नदी पार करते हुए बिरजू लखन को धक्का मारकर नदी में गिरा देता है। नदी का पानी बहुत तेज था, जिसमें लखन डूबने लगता है। लखन को वहीं डूबता हुआ छोड़कर बिरजू संदूक उठाकर वहां से भाग जाता है ताकि लखन मर जाए और उसे सोना अपना किसी के साथ भी ना बांटना पड़े। संदूक उठाकर वह सीधा अपने घर में आता है और एक कोने में संदूक को छुपा देता है। सीमा लखन को ना आया देख बिरजू के घर जाती है और जाकर बोलती है, अनुराधा भाभी, आप घर पर हैं क्या? सीमा भाभी, आप यहाँ पे कैसे? अनुराधा तो घर पर नहीं है, क्या बात है? बिरजू भैया, लखन सुबह आपके साथ ही गए थे, अब तक नहीं आए हैं। आप तो वापस आ गए, लेकिन लखन कहाँ है? देखिए भाभी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि लखन मेरे सेठ जी के पास आया तो था, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं, तो वो वहाँ से चला गया था। शायद काम ढूंढने गया होगा। आप सुबह तक इंतजार करिए, वह आ जाएगा। फिर अगली सुबह, भाभी, ओ भाभी, सीमा भाभी, घर पर हो क्या आप? जी बिरजू भैया, मैं आपके पास ही आने वाली थी। मैं पूछने आया था कि लखन घर आ गया है क्या भाभी? नहीं बिरजू भैया, लखन तो अब तक भी नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भाभी आप चिंता मत करो, मैं दूसरे गांव की तरफ देखकर आता हूँ। उसके बाद लखन एक जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, भाभी को लगेगा कि ढूंढ कर आया हूँ और घर जाकर बोल दूंगा कि इतना ढूंढा, नहीं मिला। यही सब सोचता हुआ बिरजू वापस लखन के घर जाता है। सीमा भाभी, सीमा भाभी। सीमा घर से बाहर निकलती है, लेकिन उसके पीछे देखते ही तो बिरजू का दिमाग ही काम नहीं करता। वह सोचता है, इसने पक्का भाभी को बता दिया होगा। उसका उड़ा हुआ चेहरा देखकर लखन बोलता है, और बिरजू भाई, क्या हाल है आपके? उसकी बातें सुनकर बिरजू बोलता है, बस भैया ठीक है, अब मैं चलता हूँ भाभी, अपना ध्यान रखना। उसके बाद बिरजू वहाँ हैरान परेशान मन से अपने घर की तरफ भागता है। भागता भागता वह अपने घर पहुँचता है और सबसे पहले खजाने का संदूक ढूंढता है। वह अपने पूरे घर में इधर उधर देखता है, लेकिन कहीं भी उसे संदूक नहीं दिखाई देता। संदूक ना मिलने पर वह परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे अचानक से एक चमत्कार होता है और जंगल वाली बूढ़ी अम्मा उड़ते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर वह बोलती है कि तूने खजाने की लालच में अपने इतने प्यारे दोस्त को जान से मारने की कोशिश की है, तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। अब वह खजाना कभी तुझे नहीं मिलेगा और तू हमेशा गरीब ही बनकर रह जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे। तू कभी अमीर नहीं होगा और अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। अम्मा की ऐसी बातें सुनकर वह रोता हुआ बोलता है, हे भगवान, इस लालच के चक्कर में मैंने क्या कर दिया? अपना दोस्त भी खो दिया और आधा मिलने वाला खजाना भी खो दिया। इधर लखन सोचता है कि अगर ये बात मैंने सीमा को बता दी तो सीमा सीधे ही बिरजू को पुलिस के हवाले कर देगी। फिर उसके बेचारे बाल बच्चे और बीवी का क्या होगा? ऐसा नहीं कर सकता मैं, उसके घर में तो कमाने वाला एक ही है, तो मुझे ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए। चलो, मैं उसे माफ ही कर देता हूँ। लखन विचार कर ही रहा होता है कि उसके सामने अम्मा उड़ती हुई प्रकट हो जाती है। अरे अम्मा, आप जंगल से यहाँ पर एकदम से कैसे आ गई? लखन, ये कौन सी अम्मा है? क्या आप जानते हैं इन्हें? लखन बेटा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपनी मर्जी से आ जा सकती हूँ।
मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने उसे माफ़ कर दिया। इसलिए इस सोने के संदूक पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। इस संदूक को तुम अपने पास ही रखो, इससे जो मर्जी तुम वो कर सकते हो। ये अम्मा कौन थी और किस बारे में बात कर रही थी? उसके बाद लखन सारी बात विस्तार से समझाता है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।